नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्ट में से निकल कर आते हैं। और साथ ही साथ जो हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ये लास्ट टॉपिक है। तो इन लेक्चर्स के जो पीडीएफ हैं, जब भी ये चैप्टर एक ख़त्म होगा तो उसका एक पीडीएफ जो है इस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो आप वहाँ से जो है इसका पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब आप वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और आपको पीडीएफ जो है सिर्फ इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स के ही नहीं, इसके अलावा भी जो द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस होता है उसका पीडीएफ है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ आती हैं उसका पीडीएफ, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल होती हैं और आप जो है टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो 20 फरवरी 1947 की बात है जब बरतानिया के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल भारत में ख़त्म कर दिया जाएगा 30 जून 1948 आते आते। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भी चीज़ क्लियर कर दी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अब तक जो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, जिसको आज की डेट हम पार्लियामेंट बोलते हैं, सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो भारत के उन रीजन्स में अप्लाई नहीं होगा जो इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो खास तौर पे ये रीजन्स वो थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट्स को लिए उन्होंने यहाँ पर सेपरेट उनको बोल दिया, उनकी मर्जी है, इन्होंने एक्सेप्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को या नहीं। नहीं तो अपने हिसाब से अपना संविधान बना के अपना देश जो है, अपना रीजन जो है वो चला सकते हैं। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दी। और साथ ही साथ 3 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय के भारत के वाइसराय ऑफ इंडिया थे, वो एक प्लान लेकर आए जिसका नाम था पार्टीशन प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। और इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। तो इसकी एक्सेप्टेंस के बाद ही बना इंडिया और पाकिस्तान। तो अभी हम जानेंगे इस एक्ट के फीचर्स के बारे में कि क्या क्या हुआ इस एक्ट के तहत। जो ये पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, ये इसी एक्ट के तहत ही ऑफिशियली हुआ था। और अभी जानते हैं कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर पावर्स को बांटा, क्या क्या यहाँ पर बातें करके गई इस एक्ट के तहत। तो अगर सबसे पहली बात करें, जो सबसे पहला फीचर है इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, वो ये था कि ब्रिटिश रूल को भारत में एंड कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और भारत को आज़ादी दे दी जाएगी फ्रॉम 15 अगस्त 1947। देखिए, अनाउंसमेंट में कहा गया था कि 1948 तक हम फ्री कर देंगे, लेकिन इस एक्ट में इस डेट को और आगे कर दिया गया 15 अगस्त 1947। ऑफिशियली ये डेट रखी गई इस एक्ट के तहत कि इसी डेट को जो है हम ब्रिटिश रूल एंड करेंगे भारत में। और साथ ही साथ इसी एक्ट के तहत 2 आज़ाद डोमिनियंस बनाए गए भारत और पाकिस्तान के, और उनको आज़ादी दे दी गई, राइट दे दिया गया कि उनकी मर्जी है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का उन दोनों ने हिस्सा रहना है या नहीं रहना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हिस्सा हैं। ओके, तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जहां जहां पर ब्रिटिशर्स का रूल रहा है, तो वो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको मिलाकर जो है कॉमनवेल्थ बनता है। और इनकी एक गेम्स भी होती हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में। तो वो वही नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रह चुके हैं और हैं। तो ये इनके ऊपर दे दिया कि इनका राइट है, अगर बाहर निकलना चाहते तो बाहर निकल जाए, अगर कंटिन्यू करना चाहते तो कंटिन्यू करें। इसके अलावा जो वाइसराय ऑफ इंडिया का ऑफिस था, जो कि बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, उस समय 2 ऑफिस बनाए गए थे, एक वाइसराय ऑफ इंडिया का और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। और यहाँ पर वाइसराय ऑफ इंडिया का ऑफिस जो था उसको अबॉलिश कर दिया गया था, उसकी जगह पर आया गवर्नर जनरल का ऑफिस। और ये दोनों जो डोमिनियन बनाए थे वहाँ पर ये ऑफिस बनना था, इंडिया का अलग से गवर्नर जनरल और पाकिस्तान का अलग से गवर्नर जनरल। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? जो ब्रिटिश किंग है वो अपॉइंट करेगा, किसकी एडवाइस पर? जो उनकी डोमिनियन की कैबिनेट होगी। जैसे पाकिस्तान की कैबिनेट है, वो जो जिसको बोलेंगे कि आप इसको गवर्नर जनरल बनाओ तो वो उसको बना दिया जाएगा। तो भारत में जो भारत की जो कैबिनेट थी जिसको उन्होंने आगे किया उसको बना दिया जाएगा। भारत के केस में जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया, जो भारत के आखिरी वाइसराय ऑफ इंडिया थे। यहाँ पर भी नेहरू जी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही अभी कंटिन्यू करो एज ए गवर्नर जनरल, क्योंकि अभी एक झटके में अगर आप देश को ऐसे आप आज़ाद करते हो या छोड़कर जाते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में थोड़ा सा यहाँ पर टफ होगा। एक और प्राइम मिनिस्टर बन गए नेहरू जी, और दूसरी ओर जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको उस पर कंटिन्यू करवाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
ये भी यहाँ पर लिख दिया कि अभी 15 अगस्त 1947 के बाद इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के प्रति। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनकी खुद की होगी, जिस हिसाब से ये देश को चलाएंगे। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी भारत और पाकिस्तान की, उनको भी एम्पावर कर दिया कि आप अपने हिसाब से जो है जिस तरीके का भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो आप बनाओ, जिस तरीके से भी आप फ्रेम करना चाहते हो अपने देश के हिसाब से आप करो। और इसके अलावा जितने भी एक्ट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए हैं, आप उनको भी रिपील कर सकते हो जहां पर आपको ज़रूरत लगती है कि रिपील कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो ये एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, आप इसमें भी जिस तरीके के भी चेंजेस करना चाहते हो, आप अगर इसको रिपील करना चाहते हो आप रिपील भी कर सकते हो। तो ये इंडिया और पाकिस्तान बनने के बाद ये प्रोविज़न दी गई इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इंडिया और पाकिस्तान की, उनको ये भी एम्पावर किया गया कि जो है अपने अपने टेरिटरीज के हिसाब से जो है वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लॉ पास कर सकते हैं, जब तक कि नया संविधान जो है उसका ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता और नया संविधान जो है लागू नहीं हो जाता। तो भारत को भी 2-3 साल लग गए थे। तो 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था। तो उसी के दिन के ऊपर जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आज का दिन भी 26 जनवरी का ही है, रिपब्लिक डे ही हमने आज मनाया है। ओके, तो जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक जो है अपनी टेरिटरी के हिसाब से जो है वो लेजिस्लेशन कर सकती है इंडिया और पाकिस्तान की जो डोमिनियन है वो। और इसके अलावा कहा गया कि कोई भी एक्ट फ्यूचर में 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगी अपने यहाँ पर लंदन में, तो वो जो है किसी भी डोमिनियन पे लागू नहीं होगा, ना कि इंडिया और ना ही पाकिस्तान के ऊपर, जब तक ये खुद से ना चाहें कि इस लॉ को जो है हमारे लेजिस्लेचर में जो है लागू करना चाहिए। तो ये इनके ऊपर है। और साथ ही साथ जो SSFI का ऑफिस था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बनाया गया था। और इसकी जो पावर्स थी, इसकी जो फंक्शंस थे, उसको ट्रांसफर कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, कहां पर इनकी पावर ट्रांसफर की गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पावर किसको ट्रांसफर की गई? गवर्नर जनरल। इसके अलावा इस एक्ट के तहत ये चीज क्लियर कर दी गई कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ब्रिटिश पैरामाउंटसी थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, जिस तरीके से भी जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो सब खत्म हो जाएगा। और जितने भी ट्रीटी रिलेशंस हैं ब्रिटिश इंडिया के जिन जिन भी रीजन्स के साथ, ओके, तो वो सब जो है खत्म हो जाएंगे। खासतौर पे जो ट्राइबल एरियाज थे वहां पर बहुत सारी ट्रीटीज थी ब्रिटिश इंडिया की, तो वो सब चीज़ें जो है अब खत्म हो जाएंगी। ओके, तो नए सिरे से जो जो डोमिनियन होगा अपने हिसाब से उनको टैकल करके चलेगा। और जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ये कहा गया, जहाँ तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, जहाँ पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और जहाँ फिर आप आज़ाद रहो। तो 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, जैसे जम्मू और कश्मीर, ओके, इसके अलावा जूनागढ़, इसके अलावा हैदराबाद, इसके अलावा मणिपुर। तो इनको भी बड़े तरीके से इंडिया में लाया गया। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे बात करें तो जो भी गवर्नेंस चलेगी, जब तक कि इंडिया और पाकिस्तान अपना अपना संविधान नहीं बना लेते हैं कि किस संविधान के तहत अपने देश को चलाएंगे फ्यूचर में, तब तक के लिए ये जो है जो प्रोविंसेस की सरकारें होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चलेंगी, जो कि लास्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो तब तक के लिए इसी एक्ट के तहत जो है राज्य सरकारें चलाएंगे इंडिया और पाकिस्तान। और किसी तरह की अगर वो मॉडिफिकेशन इस एक्ट में करना चाहते तो इसलिए उनको ऑथोराइज कर दिया गया था कि आप कर सकते हो। इसके अलावा ये चीज थी कि ब्रिटिश मोनार्क क्या करते थे, कुछ बिल जो कि इंडिया में लाए जाते थे उसके ऊपर वीटो कर देते थे। ठीक है, तो ये राइट था ब्रिटिश मोनार्क के पास कि किसी बिल को वो रिजर्व कर लेते थे कि इसको जो है हम अप्रूवल बाद में देंगे। जैसे अभी भी भारत में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं तो वो भी वीटो कई बार कर देते हैं, उनके पास भी वीटो पावर है कि कुछ बिल्स को अगर वो चाहे कि मैंने वीटो करना है, इसको थोड़ा सस्पेंड करना है या थोड़ी देर बाद अप्रूवल देनी है, तो ये चीज़ें, इस पावर को वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये पावर शुरू में ब्रिटिश मोनार्क के पास थी और इसको भी अब खत्म कर दिया गया। ओके, तो अब ये पावर किसको दे दी गई? जो गवर्नर जनरल थे उनको, इंडिया और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बनेंगे उनके पास ये रिजर्वेशन पावर दे दी गई कि आप किसी बिल को जो है
वीटो कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो, अप्रूवल देने के लिए डिले कर सकते हो। ओके, और गवर्नर जनरल को यह पावर दे दी गई कि वो किसी भी बिल को जो है एसेंट दे सकते हैं। जैसे अभी के लिए हमारे प्रेसिडेंट जो है फाइनल सिग्नेचर करते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से बिल पास होकर जाता है तो एक्ट तभी बनता है जब तक प्रेसिडेंट के साइन हो, और जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते उस समय तक जो है भारत में ये एक्ट नहीं बनता। उसी तरह से जो भारत के राज्य हैं वहां पर गवर्नर्स के साइन जरूरी हैं। जब तक गवर्नर के साइन नहीं होंगे बिल पर, वो एक्ट नहीं बनेगा स्टेट असेंबली में। ओके, तो यहां पर किसको पावर दी गई? गवर्नर जनरल को, कि वो बिल में साइन कर सकते हैं, तो उसके पास ये पावर थी, तभी वो चीज जो है बिल एक्ट बन जाएगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया स्टेट्स के। ओके, जो गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस थे, इनको जो स्टेट्स थे, राज्य थे, उनके हेड थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे देश के हेड थे। तो अभी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हेड हैं स्टेट के। ओके, इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो हेड हैं गवर्नमेंट के। तो उनको यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस को ये चीज कही गई कि आप एक्ट करोगे ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स, सभी मैटर्स में, कि जो भी आपकी काउंसिल होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे प्रोविंसेस की है चाहे सेंटर की है, तो वो जो सलाह देगी उसी की एडवाइस के ऊपर आप काम करोगे। तो अभी के लिए भी यही चीज चल रही है। हमारे प्रेसिडेंट भी जो काम करते हैं वो करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर भी ऐसे काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। ओके, तो अभी भी ये चीज चल रही है ऐसे। इसके अलावा जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, ओके, जैसे आप देखो ब्रिटिशर्स हमेशा ऐसा टाइटल लगाकर तो अपने आप को जो थे इंट्रोड्यूस करते थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन, ओके, लॉर्ड डलहौजी, तो अपने आप को परमात्मा की तरह दिखाते थे। तो ऐसे ही जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल है, इसको ड्रॉप कर दिया गया कि इंग्लैंड जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे, जितने भी रॉयल टाइटल्स वो यूज करते थे, अभी इन चीजों को आने वाले समय में यूज नहीं किया जाएगा। ओके, और जो सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट होती थी, ओके, जो रिजर्वेशन होती थी पोस्टों की SSFI के द्वारा, इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि ये ऑफिस ही खत्म कर दिया गया SSFI का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, ये ऑफिस ही खत्म हो गया। और इसके द्वारा जो फर्दर अपॉइंटमेंट होगी सिविल सर्विसेज में और रिजर्वेशन होगी पोस्टों की, इसको खत्म कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और सिविल सर्वेंट्स जो था, जो 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट होते, उनको वो सभी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे जो उनको मिल रहे थे। और 14 और 15 अगस्त की आधी रात को ये पावर जो थी भारत और पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी गई। 14 अगस्त को ट्रांसफर की गई पाकिस्तान को और 15 अगस्त को ट्रांसफर की गई भारत को। तो पाकिस्तान हमेशा अपना आज़ादी दिवस जो है एक दिन पहले मनाता है, भारत जो है 15 अगस्त को मनाता है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शपथ ग्रहण करवाई थी। जैसे अभी अगर नया प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उनको शपथ कौन ग्रहण करवाता है? हमारे प्रेसिडेंट। तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे, ये पोस्ट थी जो शपथ ग्रहण करवाते थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी भारत की 1946 में, अब वो क्या बन गई? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस का बिल था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और इसको मोनार्की का एसेंट मिल गया था 18 जुलाई 1947 को। और ये एक्ट जो था फोर्स में आया 15 अगस्त 1947 को। और जो बाउंड्रीज डिटरमाइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इनको डिटरमाइन किया था बाउंड्री कमीशन। ओके, तो बाउंड्री कमीशन के जो हेड थे रेड क्लिफ, उनके द्वारा। तो इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो हमारा बाउंड्री है ना, उसको हम रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइन बनाई गई है ये रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई है। और कौन कौन से इलाके पाकिस्तान को दे दिए गए? जो वेस्टर्न पंजाब था, इंक्लूडिंग जो कैपिटल थी पंजाब की लाहौर, वो भी दे दी गई। सिंध पूरा का पूरा दे दिया गया। बलूचिस्तान पूरा का पूरा दे दिया गया। ईस्टर्न बंगाल, ओके, जिसको आज की डेट में हम बांग्लादेश बोलते हैं, ये भी इनको दे दिया गया। जो नॉर्थर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस थे, जिनकी बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ टच होती है, ये भी पूरा का पूरा इनको दे दिया गया। और इसके साथ ही असम का एक डिस्ट्रिक्ट था सिलहट नाम का। ओके, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी थी, यहाँ पर भी जो था वोटिंग हुई थी। ओके, तो कि कौन जो मुस्लिम है, जहाँ जो सिलहट के लोग हैं, वो किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को।
तो इन लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया था और ये बांग्लादेश का हिस्सा बना। चलो बांग्लादेश तभी नहीं था, तभी पाकिस्तान ही था, तो ये पाकिस्तान का ही हिस्सा बना। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर आगे बात की है कि रेफरेंडम करवाया गया था सिलहट और नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, तो उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में वोट कर दिया और वो पाकिस्तान के हिस्से बन गए। तो यहाँ पर जब बात आई पाकिस्तान का, जब बंटवारा हुआ पंजाब की जब क्षेत्र में हुआ तो लाहौर, ओके, तो लाहौर एक्चुअली में जो बाउंड्री लाइन बनाई गई थी वो यहाँ से जो एक दरिया गुजरता है जिसका नाम है रावी, तो उस दरिया के हिसाब से यहाँ पर बाउंड्री लाइन बनी थी। पुराने समय में ऐसे ही बाउंड्री लाइन बनाई जाती थी कि किसी दरिया को जो था एक बाउंड्री माना जाता था और उस हिसाब से अपनी हदें जो थी उसको तय किया जाता था। और जो लाहौर था वो भारत की साइड की ओर आ रहा था, इस अगर रिवर के हिसाब से बाउंड्री लाइन बनती तो, लेकिन इसको फिर भी जो बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे रेडक्लिफ जी, इन्होंने इसको पाकिस्तान को दिया। तो जिसका रीज़न इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास कराची के अलावा और कोई भी बड़ा शहर नहीं बचता है, तो इसलिए जो है इसको पाकिस्तान को ही देना पड़ेगा। हालांकि इसमें हिंदू और सिख्स की आबादी ज़्यादा थी, फिर बाद में सभी माइग्रेट करके भारत की ओर सभी आए। तो ये था पूरा का पूरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।